हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में आज हम देखेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। अगर पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्वार भाटा के बारे में देखा था। ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बारे में देखा था। फिर देखा था ज्वार भाटा से लाभ और उसकी हानि के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और फिर देखेंगे देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा की अगर बात की जाए तो यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक गुलाब है, तो पृथ्वी पर यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से यानी कि लेटी हुई जो लाइन खींची गई है, इसी को बोला जाता है क्षैतिज, मतलब इसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है और मतलब अक्षांश रेखा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको काल्पनिक क्यों कहा गया है, यानी कि ये जो लाइन है यह मतलब रियल में नहीं खींची गई है, यह एक कल्पना के रूप में इसको खींचा गया है। तो यानी कि हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर इसके आगे बात करें कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अगर इसके आगे बात की जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अगर बात की जाए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो सबसे पहले जो मतलब पृथ्वी के जो बीचों बीच से यानी कि लाइन जो गुजरा है, यानी कि मध्य से जो लाइन गुजरा है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। यानी कि हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा यानी कि पृथ्वी के मध्य से जो लाइन गुजरी है, इसको 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और अगर इसके बात करें तो मतलब कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखा की अगर संख्या की बात करें तो यानी कि 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है और इसी तरह से 90 डिग्री पर ऊपर 90 डिग्री पर 90 लाइन और 90 डिग्री पर नीचे 90 लाइन खींची गई है। यानी कि 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। यानी कि हम लोगों ने देखा जो बीचों बीच से गुजरा है उसको मतलब भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर फिर इसके आगे बात करें तो मतलब 90 एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है, यानी कि एक अक्षांश रेखा जो है एक अक्षांश रेखा मतलब खींची गई है। तो 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। तो अगर टोटल संख्या की बात की जाए अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या की, तो वह निकल कर आता है, यानी कि टोटल अक्षांश रेखा की अगर बात की जाए तो 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। तो यानी कि इसके 90 प्लस एक जो बीच वाला है यानी कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन, इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल 181, यानी कि अक्षांश रेखा की टोटल संख्या 181 है। तो हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रूप से जो क्षैतिज रेखा है इसको ही बोला जाता है अक्षांश रेखा। फिर हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो यानी कि जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री लाइन है इसके 90 डिग्री एक डिग्री पर एक लाइन खींचा गया है। तो 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। तो यानी कि आप लोग सोचेंगे कि 90 डिग्री ही क्यों, यानी कि यह 91 भी हो सकता है, क्योंकि जो अक्षांश रेखा है इसलिए क्योंकि जो अक्षांश रेखा है मतलब वो चारों तरफ से यानी कि इस तरह से जो खींची गई है, यानी कि इसकी जो है वह मतलब गोलाकार गोल के रूप में इसको खींचा गया है। तो यानी कि 90 डिग्री पर जाएंगे जब तो यह स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा। इसके ऊपर जो मतलब लाइन है वह खींचना संभव नहीं है, इसीलिए 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे।
तो फिर तो टोटल इसकी संख्या निकल कर आती है 181, यानी कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है 181। लेकिन अलग अलग लोगों ने बताया है कि इसकी जो संख्या है मतलब 181 नहीं है, यानी कि अलग अलग लोगों ने बताया कि इसकी संख्या है वह 179 है। तो 179 कैसे है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो लोगों ने बताया है, यानी कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो मतलब जो 90 डिग्री की लाइन, यानी कि जो 90 डिग्री वाला लाइन है ये वाला, यह कोई मतलब यह कोई रेखा नहीं है, यह एक बिंदु है। यानी कि जो 90 डिग्री पर जाने पर 90वां लाइन जो खींचा गया है वह एक अक्षांश रेखा नहीं है, यह एक मतलब यह एक बिंदु है। इसी तरह भी नीचे जो 90 डिग्री की लाइन है वह एक बिंदु है, यानी कि यह जो है ऊपर 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री का जो एक नीचे वाला बिंदु है, यह जो दोनों है वह एक मतलब बिंदु है। तो इसी में से अगर 2 घटा देंगे, यानी कि जो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री ऊपर नीचे जो बिंदु मान रहे हैं इसको अगर घटा देंगे तो इसकी संख्या 179 निकल कर आ जाएगी। यानी कि अगर अक्षांश रेखा की संख्या की बात की जाए तो 181 भी लोग कहते हैं और 179 भी कहते हैं, यह जो है वह दोनों सही है। इसको बोला जाता है, यानी कि 90 डिग्री जो ऊपर वाला है इसको बोला जाता है उत्तरी गोला, इसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश और इसको बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। यानी कि इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और नीचे वाले को इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव। यानी कि हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसकी संख्या के बारे में, तो यानी कि कुछ लोगों ने कहा इसकी संख्या 179 है, क्योंकि ये 179 इसलिए है क्योंकि जो 90 डिग्री ऊपर वाला लाइन है वह एक मतलब लोगों ने कहा कि यह जो लाइन है वह एक लाइन नहीं है, यह एक बिंदु है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसकी संख्या 179 आती है। और कुछ लोगों ने कहा कि इसकी संख्या 181 है, और जो बीच में रहता है यानी कि बीचों बीच से जो लाइन गुजरी है इसको बोला जाता है 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा के मतलब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं उसके बारे में देखा, फिर इसके मतलब इसके संख्या के बारे में देखा, फिर इसके आगे अगर चर्चा की जाए अगर इसके आगे चर्चा की जाए तो जैसे मान लीजिए ये गुलाब था, तो हम लोगों ने देखा जो बीचों बीच से, यानी कि हम लोगों ने देखा ये जैसे गुलाब था तो बीचों बीच से जो लाइन गुजरी है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इसको बोला जाता है 0 डिग्री लाइन। लेकिन अगर बात करें, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर चपटा, और जो किनारों पर है जो पृथ्वी है किनारों पर वह उभरी हुई है। तो अब हम देखेंगे यानी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है और सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो पृथ्वी है ध्रुवों पर चपटी है और किनारों पर उभरी हुई है, और जो बीचों बीच से गुजरा है इसको 0 डिग्री लाइन, इसको 0 डिग्री लाइन या इसको भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री लाइन और भूमध्य रेखा वाला है इसको, यह जो है वह सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री लाइन है वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो हम लोगों ने देखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, वो उससे कहते हैं यानी कि 0 डिग्री लाइन को या भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर बात की जाए यानी कि हम लोगों ने देखा पीछे कि एक डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। इसी तरह से यानी कि 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। तो अगर एक डिग्री पर लाइन खींची गई है तो जो सभी अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा के समांतर होगा। यानी कि जो सभी अक्षांश रेखा, यानी कि हम लोगों ने पहला जो देखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। अगर दूसरे इसके कारण की बात करें तो जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन के मतलब 0 डिग्री लाइन के सभी अक्षांश रेखा जो है वह 0 डिग्री लाइन के समांतर है। यानी कि सभी
सभी अक्षांश रेखा सभी अक्षांश रेखा सभी अक्षांश रेखा 0 डिग्री लाइन 0 डिग्री लाइन के समांतर है। यानी कि 0 डिग्री लाइन के सभी अक्षांश रेखा जो है वह बराबर है, यानी कि 90 डिग्री पर 90 लाइन ऊपर और 90 डिग्री पर 90 लाइन नीचे। यानी कि हम लोगों ने देखा जो मतलब जो बीचों बीच से गुजरा है इसको 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और अगर बात करें तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वह भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन को ही बोला जाता है। अगर सबसे छोटी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वह है सबसे छोटी जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला जो लाइन खींचा गया है वह सबसे छोटी उत्तरी अक्षांश रेखा जो 90 डिग्री लाइन वाला है, यानी कि उत्तरी अक्षांश वाला जो रेखा है वह सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। यानी कि 90 डिग्री लाइन उत्तरी ध्रुव वाला सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा की अगर बात करें, सबसे छोटी अक्षांश रेखा तो वह दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बात की जाए तो वह 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर सबसे छोटी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को भी सबसे छोटी अक्षांश रेखा, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को भी सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वह है 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और जो इसकी बीच की दूरी है वो मतलब 0 डिग्री के समांतर है। अगर बात की जाए इसकी दूरी कितनी है तो इनके बीच की दूरी, यानी कि मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये है, मान लीजिए 2 अक्षांश रेखा है, तो इसके बीच की जो दूरी है, इसके जो बीच की दूरी है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे गोरे नाम के, उन्होंने सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाला। अगर दूरी की बात करें तो इसके बीच की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि एक अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है मतलब 111 किलोमीटर है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे गोरे, इन्होंने इसी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को निकाला, इसलिए इसे 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को गोरे लाइन भी कहते हैं। यानी कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को गोरे लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है यह जो है वह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अगर सबसे छोटी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहते हैं। और दक्षिण जो ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव वाला जो है वह सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। अगर बात करें इसकी मतलब 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी की तो वह 111 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको गोरे लाइन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा, अब इसके आगे देखते हैं। अगर अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा जो है वह जलवायु का निर्धारण करता है। यानी कि जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करता है। यानी कि आप लोग सोचेंगे कि यानी कि एक जो रेखा खींची गई है इसके माध्यम से ही जलवायु का निर्धारण होता है। ऐसे कैसे होता है? अगर बात की जाए उत्तरी ध्रुव की, यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी था तो बीचों बीच से लाइन से बीचों बीच से जो गुजरा है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इसे बोला जाता है 0 डिग्री लाइन। अगर इसके ऊपर बात की जाए यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर बात करें जो 0 डिग्री लाइन है इस पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हमको देखने को मिलता है। तो यानी कि हम लोगों ने बात किया कि जो मतलब अक्षांश रेखा है इसके वजह से जलवायु का निर्धारण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब जलवायु का निर्धारण होगा। तो यानी कि अगर 0 डिग्री लाइन की बात करें तो इस पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। यानी कि जैसे ही 0 डिग्री लाइन के ऊपर बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंध, और फिर इसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंध। अगर इस मतलब फिर उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे तो उष्णकटिबंध और फिर उपोष्णकटिबंध। अगर नीचे आएंगे तो शीतोष्णकटिबंध और फिर नीचे जाएंगे इसके नीचे तो
शीत कटिबंध हमको देखने को मिलेगा। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि जो 0 डिग्री लाइन है या भूमध्य रेखा है, इस पर हमको गर्म जलवायु देखने को मिलती है, और जो मतलब नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर हमको ठंडी जलवायु देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम यह बात कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करती है। यानी कि जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करती है। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। और इसके आगे अगर बात की जाए, यानी कि अगर बात की जाए तो 0 डिग्री लाइन के जो 0 डिग्री लाइन है इसके ऊपर बढ़ने पर, या इसके मतलब इसके 0 डिग्री लाइन से 90 डिग्री 0 डिग्री लाइन से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर जो इसका तापमान है वह घटता है। यानी कि 0 डिग्री लाइन से ऊपर या नीचे जाने पर इसका जो तापमान है वह घटता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो उत्तरी ध्रुव है, और जो मतलब अगर एकदम ऊपर बात की जाए तो ऊपर सबसे ठंडी हमको देखने को मिलेगी। यानी कि इसका जो तापमान होगा वह 0 डिग्री होगा, और नीचे जो होगा भी 0 डिग्री होगा। यानी कि जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करती है कि मतलब कहाँ पर किस तरह का जलवायु मतलब ठंडा या गर्मी का मतलब बारे में बताती है। तो हम लोगों ने देखा जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करती है। अगर इसके आगे और बात की जाए, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा की बात की जाए तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसकी संख्या मतलब कितनी है। तो कुछ लोगों ने कहा इसकी संख्या जो है वह 181 है, कुछ लोगों ने कहा इसकी जो संख्या है 179 है। अगर 179 की बात की जाए तो जो मतलब 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है, इसको कुछ लोगों ने कहा कि यह जो लाइन है वह मतलब लाइन नहीं है, यह बिंदु है, जिससे इसकी संख्या घटकर 179 हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब कि जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करती है। फिर इसके आगे अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो जो बीचों बीच से लाइन गुजरी है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री लाइन या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। इसका जो इसका 3 नाम है, एक है भूमध्य रेखा, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, या इसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा यानी कि जो बीचों बीच से गुजरा है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। लेकिन अगर इसके ऊपर बात की जाए तो यानी कि इसके ऊपर से भी एक लाइन गुजरी है जो कि 23.5 डिग्री, जिसको बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। और नीचे की अगर बात की जाए तो इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। इतना तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। लेकिन अगर आगे इसके बात की जाए तो इसके ऊपर भी एक लाइन खींची गई है जो कि 66.5 डिग्री, इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी तरह से फिर नीचे हमको देखने को मिलेगा यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगर इसकी बात की जाए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तो इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। अगर इसकी बात की जाए तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिक इसको वृत्त बोला जाता है। यानी कि इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, इसको अंटार्कटिका वृत्त बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा जो पृथ्वी है इसको बीचों बीच से जो लाइन गुजरी है इसको भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर इसके ऊपर अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो गुजरता है। तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि यानी कि कौन कौन से जो देश है वह उत्तरी कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, और फिर देखेंगे यानी कि कौन कौन से जो देश हैं वह मतलब विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से जो देश हैं वह दक्षिणी मतलब मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। तो हम लोगों ने देखा अगर सबसे ऊपर बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव में एक मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा होकर गुजरती है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और फिर अगर नीचे बात की जाए तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है जिसको अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा। अगर इसके आगे बात करें, अगर बात करें जैसे मान लीजिए ये जो था
वह मतलब 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा था। अगर बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि इसको जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध वह दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से वह बड़ा है। लेकिन आप सोचेंगे कि यानी कि जो पृथ्वी है इसको बीचों बीच से, अगर मतलब बीचों बीच से जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर गुजरी है, तो जो उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है वह बड़ा कैसे हो गया। यानी कि जब बीचों बीच से होकर गुजरी है तो उत्तरी गोलार्ध बड़ा कैसे हो गया और जो दक्षिणी गोलार्ध है वह छोटा कैसे हो गया। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो मतलब विषुवत रेखा है वह पृथ्वी के यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर बीचों बीच से होकर गुजरेगी तो उत्तरी गोलार्ध को हम बड़ा कैसे कह सकते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को छोटा कैसे कह सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो अगर कोई पूछेगा कि इसके कारण के बारे में बताइए कि यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है वो कैसे बड़ा है और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो कैसे छोटा है, तो अगर इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम कारण के रूप में देखेंगे, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से यह साबित होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वह बड़ा है। अगर इसकी बात करें तो अगर हम देखेंगे जो सभी मतलब बड़े बड़े महाद्वीप हैं वो हमको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वह है उत्तरी गोलार्ध में ही हमको देखने को मिलता है। फिर अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का आधा हिस्सा जो है वह हमको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो पूरा जो एशिया वाला क्षेत्र है और पूरा जो यूरोप वाला क्षेत्र है वह हमको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है। अगर फिर बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका आधा हिस्सा भी हमको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में हमको क्या देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में बस छोटे छोटे यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। फिर जो दक्षिण अफ्रीका का मतलब दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा हमको देखने को मिलता है और कुछ हमको द्वीप देखने को मिलता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो उत्तरी गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध से बड़ा है। तो अगर कोई पूछेगा कि कारण क्या है तो हम लोगों ने देखा जो मतलब यूरोप वाला एशिया वाला क्षेत्र और जो उत्तरी अमेरिका का यानी कि जितने महाद्वीप है हमको सबसे ज़्यादा महाद्वीप देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वह मतलब दक्षिणी गोलार्ध से बड़ा है। यानी कि पहला कारण ये हो गया। अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो जो दक्षिणी गोलार्ध है इसका जो दिन होता है वह उत्तरी गोलार्ध से 8 दिन छोटा होता है। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध जो है वह दक्षिणी गोलार्ध से यानी कि दिन के मामले में यानी कि इससे 8 दिन अधिक होता है। यानी कि इसकी जो मतलब दिन की संख्या होती है वह उत्तरी गोलार्ध से 8 दिन कम होती है, जिससे यह साबित होता है जो उत्तरी गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध से बड़ा है। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगर इसके आगे और बात की जाए तो जो हम लोगों ने देखा था इसके पहले में, यानी कि अक्षांश रेखा जो बीच की यानी कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है, हम लोगों ने देखा जो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है वह 111 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर रियल में बात की जाए तो 111 किलोमीटर नहीं है, यानी कि इससे कुछ कम ही है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 111 किलोमीटर बोल देते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा था 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है। हम लोगों ने देखा था 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है और इसके जो बीच की दूरी थी वह 111 किलोमीटर की थी। लेकिन अगर बात की जाए तो रियल में देखा जाए तो 111 किलोमीटर हमको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर भूमध्य रेखा पर बात की जाए यानी कि 0 डिग्री पर अगर बात की जाए तो इसकी जो मतलब हमको देखने को मिलती है भूमध्य रेखा पर अगर बात की जाए तो इसका जो मतलब दूरी है वो हमको देखने को मिलता है 110.6 किलोमीटर। यानी कि अगर भूमध्य रेखा पर बात की जाए तो इसको जो दूरी है वह 110.6 किलोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन अगर ध्रुवों पर बात की जाए, ध्रुवों पर अक्षांश रेखा की दूरी तो वह हमको देखने को मिलती है 111.7 किलोमीटर। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए बोल देते हैं कि 111 किलोमीटर की, यानी कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर की है। लेकिन रियल में अगर बात की जाए तो जो भूमध्य रेखा है उस पर 110.6 किलोमीटर की दूरी है और ध्रुवों पर बात की जाए तो 111.7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसके आगे और बात की जाए तो यानी कि 2 अक्षांश रेखा जो है 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है इसको बोला जाता है कटिबंध। इसको बोला जाता है कटिबंध। यानी कि अगर इंग्लिश में इसकी बात की जाए तो इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है जोन, यानी कि दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है इसको कटिबंध बोला जाता है, यानी कि इसको जोन बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसकी संख्या के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा जो उत्तरी मतलब आर्कटिक वृत्त के बारे में, फिर देखा अंटार्कटिक वृत्त के बारे में, फिर जो बीचों बीच रेखा गुजरी है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा और फिर इसके आगे देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में, यानी कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कारण के बारे में पूछेगा कि अक्षांश रेखा जो है इसका मतलब यह क्या करता है, तो यह जो है वह मतलब वह जलवायु का निर्धारण करता है। तो हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में, यानी कि देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर खींची गई, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई, यानी कि वहाँ पर था क्षैतिज रेखा, यानी कि मतलब जो लाइन थी वह लेटा हुआ था, इस तरह से था। लेकिन अगर इसकी बात करें देशांतर की, तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि यह जो है वह देशांतर रेखा की बात करें, यह जो है यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में देखा, यानी कि अक्षांश रेखा जो था वह था क्षैतिज रूप में था, लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो वह जो है वह लंबवत रूप में खींची गई है। यानी कि जो देशांतर रेखा है वह लंबवत रूप में इसको खींचा गया है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए, देशांतर जो रेखा है इसकी दूरी की अगर बात की जाए तो इसकी जो दूरी है वह 111.11 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि इसकी जो दूरी है 111.11 किलोमीटर है। यानी कि अगर बात की जाए, यानी कि जो मतलब, तो हम लोगों ने देखा पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखा को ही मतलब देशांतर रेखा कहते हैं। यह जो है अगर अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो यह जो है एक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि अक्षांश रेखा पे हमने देखा जो एक अक्षांश रेखा थी वह मतलब वृत्त के रूप में इस तरह खींचा गया था, लेकिन जो देशांतर रेखा है वह इस तरह से खींचा गया, इस तरह से खींचा गया है। यानी कि जो एक देशांतर रेखा है, जो एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त बनाती है, एक अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि अगर एक वृत्त बनाना है तो हमको दो देशांतर रेखा को मिलाना पड़ेगा। यानी कि एक वृत्त बनाने के लिए दो देशांतर रेखा को मिलाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देशांतर रेखा के बारे में देखा, यानी पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। यह जो है वह एक जो देशांतर रेखा है वह एक अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि एक वृत्त बनाने के लिए दो देशांतर रेखा की जरूरत हमको पड़ेगी। तो हम लोगों ने देशांतर रेखा के बारे में देखा, यानी कि एक जो देशांतर रेखा है एक अर्धवृत्त बनाती है। अगर एक वृत्त बनाना है तो हमको दो देशांतर की जरूरत पड़ेगी। अगर इसके आगे बात की जाए तो यानी कि इसके जो बीच की दूरी है
वह इसके यानी कि दो देशांतर के बीच की दूरी है 111.11 किलोमीटर है। अगर यह बात करें तो यह जो है वह भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर जो दूरी है वह मतलब ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से हम ध्रुव पर बढ़ेंगे इसकी जो दूरी है वह घटते जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम 60 डिग्री पर अगर जाएंगे, यानी कि ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 60 डिग्री पर जाने पर हमको 56 किलोमीटर की दूरी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन हम अगर बात करें विषुवत रेखा पर तो यह जो दूरी है 111.11 किलोमीटर हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें ऊपर जाएंगे यानी कि 60 किलोमीटर पर यह जो दूरी है 56 किलोमीटर मतलब देखने को मिलेगी। अगर 90 डिग्री यानी कि अगर पूरा अगर ध्रुव पर चल जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको जो दूरी होगी वह मतलब 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए दो देशांतर रेखा है तो यहाँ पर इसकी दूरी थोड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर इसको दूरी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जिस तरह से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी और फिर यहाँ से मतलब फिर नीचे जाएंगे यानी कि दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसकी जो मतलब दूरी है वह घटते जाएगी और दक्षिण ध्रुव पर जाते जाते इसकी जो दूरी है वह 0 हो जाएगी। और फिर हम आएंगे यानी कि 60 डिग्री पर अगर आएंगे तो इसकी जो दूरी है वह 56 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएंगे। अगर बात करें कि मतलब देशांतर रेखा की संख्या की, जिस तरह से हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा की जो संख्या है वह 181 या 179 है, उसी तरह अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो इसकी जो दूरी है यानी कि इसकी जो दूरी है वह 360 है। यानी कि इसकी देशांतर रेखा की जो संख्या है वह 360 है। अगर हम बात करें यानी कि 0 डिग्री लाइन जो 0 डिग्री लाइन है इसी को बोला जाता है 0 डिग्री लाइन को ही 360 डिग्री 0 डिग्री लाइन को ही 360 डिग्री का मतलब जो लाइन है इसको बोला जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा जो मतलब अक्षांश रेखा थी, जिस तरह से यानी कि एक तरफ उत्तरी गोलार्ध खींचा गया था, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध खींचा गया था, उसी तरह हम देखेंगे यानी कि जो देशांतर रेखा है वह मतलब किस तरह से खींचा गया है। तो हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा जो था वह जलवायु का निर्धारण कर रहा था। तो हम लोग को देशांतर रेखा की अगर बात करें तो यह जो है वो मतलब टाइम का निर्धारण करता है। जिस तरह से अक्षांश रेखा समय का मतलब जलवायु का निर्धारण करता है, उसी तरह से जो देशांतर रेखा है वह मतलब समय का निर्धारण करता है। तो इसके अगर बारे में बात की जाए यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा के बारे में, तो अक्षांश रेखा जो था इसको दो भागों में विभक्त किया गया था। यानी कि 0 डिग्री लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता था, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। और उसी तरह से देशांतर रेखा की बात की जाए तो इसको भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक को बोला जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरे को बोला जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि हम लोगों ने देखा जो अक्षांश रेखा है वह जलवायु का निर्धारण करता है, लेकिन जो मतलब देशांतर रेखा है वह समय का निर्धारण करता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो 0 डिग्री लाइन है इसी को बोला जाता है 360 डिग्री लाइन बोला जाता है। यानी कि 0 डिग्री लाइन ही 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री का लाइन है। यानी कि अक्षांश रेखा जो मतलब देशांतर रेखा जो है इसकी संख्या भी 360 है। तो यानी कि हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा जो है वह जलवायु का निर्धारण कर रहा था। यानी कि जो अक्षांश रेखा इस तरह से गुजरा है सभी देशों में, यानी कि मतलब उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध, उसी मतलब जो अक्षांश रेखा है इसके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यह जो है वो मतलब जलवायु का निर्धारण कर रहा था। लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो यह जो है वह टाइम का निर्धारण करता है। यानी कि जो मतलब देशांतर रेखा यानी कि जो खींचा गया है जो अक्षांश रेखा है वह मतलब यही जो है वह समय का निर्धारण करता है। यानी कि यही जो मतलब लाइन खींचा गया है वह इंग्लैंड के, इसी को बोला जाता है ग्रीनविच लाइन, इसी को बोला जाता है ग्रीनविच लाइन, जो कि इंग्लैंड के लंदन से होकर गुजरा है। यानी कि हम लोगों ने देखा जिस तरह से जो अक्षांश रेखा है वह मतलब जलवायु का निर्धारण करता है, उसी तरह जो देशांतर रेखा है वह मतलब समय का निर्धारण करता है। यानी कि देशांतर रेखा जो मुख्य रूप से कार्य करता है वह समय का निर्धारण करता है।
यानी कि जो मतलब 0 डिग्री लाइन या 360 डिग्री जो लाइन खींची गई है वह इंग्लैंड के लंदन से खींचा गया है, जो कि इसको बोला जाता है ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। कल हम देखेंगे यानी कि नेक्स्ट जो क्लास है वह देखेंगे कि यानी कि किन किन देशों से जो मतलब जो ग्रीनविच लाइन है उसको खींचा गया है, यानी कि किन किन देशों से होकर बीचों बीच से होकर गुजरता है। फिर हम देखेंगे यानी कि जो अक्षांश रेखा थी, जो अक्षांश रेखा यानी कि जो उत्तरी कर्क रेखा थी वह कौन कौन से देश को क्रॉस करती है। फिर देखेंगे जो दक्षिणी यानी मकर रेखा है यानी कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। फिर देखेंगे मकर रेखा जो है वह कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। फिर हम देखेंगे यानी कि जो इंग्लैंड से यानी कि इंग्लैंड के लंदन से जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है वह कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। फिर भारत में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य से होकर यानी कि भारत में 5 राज्यों से होकर ग्रीनविच जो लाइन है वह गुजरती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो कर्क रेखा है भारत में कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। फिर हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वह कौन कौन देश से होकर गुजरती है, और जो 0 डिग्री लाइन है वह कौन कौन से देश से होकर मतलब कौन कौन देश से होकर क्रॉस होकर गुजरती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वह उसके बारे में होगा। तो आज हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा के बारे में और देशांतर रेखा के बारे में। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, फिर देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अगर मेन जो टॉपिक है उसके बारे में देख लिया जाए, यानी कि अक्षांश रेखा की बात की जाए तो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। और उसी तरह से देशांतर जो रेखा है यानी कि पृथ्वी पर खींची गई लंबवत रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। जो देशांतर रेखा की संख्या है वह 360 है, यानी कि 360 को ही 0 डिग्री लाइन ही बोला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा की जो संख्या है वह 181 या 179 है। कुछ लोगों ने कहा 181, कुछ लोगों ने कहा 179। तो हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा का जो मेन कार्य है वह जलवायु का निर्धारण करता है, और जो देशांतर रेखा है वह समय का निर्धारण करता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा जो देश गुजरते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।